नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से घटना चक्र के इस सेशन में। आप लोग जानते हैं हम लोग बीपीओ के लिए पढ़ रहे थे, विलेज पंचायत ऑफिसर। तो विलेज पंचायत ऑफिसर की सीरीज में ये अगला क्रम है। इस सेशन को चालू करने से पहले थोड़ी सी आपको जानकारी दे दें। हालांकि अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हैं तो ये चीज आप जानते होंगे कि अगर आप वीपीओ कम्युनिटी से घटना चक्र की जुड़ना चाह रहे हैं तो आपको एक नंबर यहाँ पे दिख रहा होगा। इस नंबर पर वीपीओ लिखकर 8081255444 पर आप मैसेज कर दीजिए। क्या करना है, मैसेज व्हाट्सएप करना है और आपको बीपीओ कम्युनिटी से जोड़ दिया जाएगा। इस कम्युनिटी में जुड़ने के बाद आपको सारी क्लासेस की लिंक, इंफॉर्मेशन, एग्जाम के बारे में सब जानकारी उपलब्ध होगी। साथ के साथ यहाँ से मिलने वाली पीपीटी वगैरह जो भी मटेरियल दिया जाएगा वो उपलब्ध होगा। चलिए शुरू करते हैं। इस सीरीज में आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो प्रमुख स्कीम्स चल रही हैं, योजनाएं खासकर ग्रामीण विकास को लेकर या फिर कहीं ना कहीं उसको प्रभावित कर रही हैं, उन योजनाओं को हम लोग देखेंगे। और ये किसी भी एग्जाम, इस एग्जाम नहीं, किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। तो कोशिश हमने किया है, देखिए मैंने पहले बताया कि आप किताब को अवश्य लीजिएगा। पुस्तक को जब आप लेंगे तो उसमें बहुत डिटेल से बहुत सारी चीज़ें दी गई, लेकिन यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण चीज़ों को देखा है। कोशिश किया है कि हर चीज़ कवर हो, लेकिन कुछ चीज़ें आपको बुक से भी देखना पड़ेगा। समझाने वाली चीज़ और इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हम लोग कवर कर दे रहे हैं। मैक्सिमम चीज़ें इसमें कवर होंगी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान हमारी पहली स्कीम है। RGASA, ठीक है, एक मिनट है इसको। इसको थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं। अब ये लिख क्यों रहा हूं मैं, क्योंकि कई बार मैं पूरी स्कीम का नाम ना लेकर केवल RGSA ही बोलूंगा। देखिए, इस राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान अगर सिंपल सा आप देखें तो इसमें क्या है, इस स्कीम के नाम से ही पता लग रहा है कि ये ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार डेवलपमेंट करने की बात कर रहा है, स्वराज लाने की बात कर रहा है, ठीक है। वहाँ पे बेसिक चीज़ों को उपलब्ध कराने की बात कर रहा है। भाई स्वराज आएगा कैसे, जब आप इंडिपेंडेंट होंगे, आपका डेवलपमेंट होगा, तभी ना आएगा ना। तो वहाँ उसके लिए क्या चाहिए, आपको अर्थ चाहिए, रोजगार चाहिए, आपको वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जैसे कि नाली हो गया, आपके लिए नल हो गए, पंचायत भवन हो गया, और भी कुछ भवन वगैरह, सामुदायिक भवन हो गए। तो उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका उद्देश्य क्या है, वही उद्देश्य जो हमने डिस्कस किया कि संसाधन, यानी कि जो इकोनॉमिकली जो चीज़ें हमारे लिए उपलब्ध होती हैं जिससे हम अपना डेवलपमेंट कर पाएँ, उसका संसाधनों का इष्टतम उपयोग, ठीक है, राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों का हल करने के लिए अन्य योजनाओं के साथ इसको अभिसरण की। देखिए, इस योजना की खासियत है कि इसको अपने गोल को अचीव करने के लिए अन्य योजनाओं के साथ भी इसको जोड़ा जा सकता है, ताकि हम समावेशी स्थानीय शासन के लिए पंचायतों की क्षमता में वृद्धि कर सके। एक वर्ड यहां पे आया है समावेशी, इंक्लूसिव, ठीक है। अब इंक्लूजन एक प्रकार से इंक्लूजन से ही बना है समावेशी। समावेशी का अगर हम बात बोलें तो ये ऐसा है कि सभी को समाहित करता है, आम से आम नागरिक को, नीचे से नीचे स्तर के नागरिक को समाहित करना ही समावेशी है, ठीक है। इस विशेष वर्ग को नहीं समाहित करता। आगे विशेष वर्ग मतलब मात्र विशेष वर्ग को समाहित नहीं करता, बाकी सभी को करता है। क्लियर, मतलब जब सबको कवर कर लेंगे, कहने का मतलब निचले से निचले स्तर का आदमी भी इसको इंक्लूड करेगा। जैसे एक आई थी प्रधानमंत्री जनधन खाता योजना, तो वो उस पहले तो खाते सभी के बैंक में थे ना, लेकिन ऐसे भी लोग थे जिनका खाता नहीं था या फिर बैंक में जाते थे तो खाता खुलाने के लिए बड़ी समस्याओं को झेलना पड़ता था। लेकिन इस स्कीम्स के आने से बैंक वाले खुद ही खाता खोल रहे थे, क्योंकि आम आदमी को इसका लाभ पहुंचाना था, ठीक है। चलिए, अब इसका कार्यक्षेत्र देख सकते हैं। तो कार्यक्षेत्र इसमें क्या आएगा, पंचायतों के डेवलपमेंट के लिए तो सारी पंचायतों को इंक्लूड किया जाएगा। क्लियर सी बात है भाई, रूरल डेवलपमेंट में अगर पंचायत के थ्रू डेवलपमेंट होगा तो पंचायतें कवर की जाएंगी। अब पंचायतों में अगर आप देखें तो भाग 9 की सूची है, उसके अलावा भी अगर ग्रामीण स्थानीय विकास की बात है तो वो भी इंक्लूड रहेगी, कॉमन सी बात है। फोकस एरिया क्या है, फोकस एरियाज तो बहुत सारे यहाँ पे छोटे छोटे, आपको हो सकता है मोबाइल में कुछ छोटा दिख रहा हो, जो कंप्यूटर लैपटॉप पे देख रहे हो उनको थोड़ा सा बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट कर दे रहा हूँ, बोल भी दे रहा हूँ। जैसे पंचायतों के जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, ठीक है, उनके लिए जो मूलभूत प्रशिक्षण देना, जैसे आप पंचायत सिस्टम में इंक्लूड हो गए तो उसके लिए क्या क्या प्रशिक्षण चाहिए वो सारी इस योजना के तहत दिया जाता है, ठीक है।
प्राथमिकता के आधार पर जो आकांक्षी जिले होते हैं, आकांक्षी जिलों को चुना गया है जो पिछड़े हुए हैं और जहाँ पे डेवलपमेंट की आवश्यकता ज़्यादा है, वहाँ के लिए आप देखेंगे तो वहाँ की क्षमता का निर्माण करना भी इसका प्रमुख उद्देश्य है। साथ के साथ देखेंगे यहाँ पे कि क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के संबंधित सभी क्षेत्रों में उन्नयन को लाना है। और संरचना का डेवलपमेंट है, हमने पहले देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर और संरचना में क्या, यही नाली वगैरह आ गई, पानी की टंकी आ गई, ठीक है, जो गांव में सप्लाई देगा। उसके बाद आप देखेंगे कि कुछ पंचायत भवन भी इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा है, कोई ऐसा भवन हो गया, ठीक है, यात्रियों के टहलने के लिए, मतलब पार्क वगैरह हो गया, यात्री क्या गांव के लोगों के लिए टहलने के लिए पार्क वगैरह हो गया, तालाब हो गए, सारी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर में आएंगी, ठीक है। नवाचार संस्थान को सहयोग देगा। नवाचार क्या है, इनोवेशन, इसको बोलते हैं इनोवेशन। नवाचार मेन रूप से इनोवेशन बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये। इनोवेशन का मतलब ये होता है कि कुछ नई चीज़ें जो परंपरा से हटके हों, रूढ़ी से हटके हों, गैर पारंपरिक तरीका हो, ठीक है। मतलब जैसे मान के चलिए कि कोई दूध सभी बेचते हैं गांव में, जो भी जानवर पालते हैं दूध बेचते हैं, सब्जियां बेचते हैं, फल जिनके यहाँ ज़्यादा होता है, या फिर कह सकते हैं कि अनाज ज़्यादा होता है, किसान बेचते हैं। लेकिन क्या हो कि ऑनलाइन वो चीज़ें सेल की जाएं। आप इमेजिन कीजिए कि एक ऐप है, जैसे अमेजोन को तो जानते होंगे, ठीक है, अमेजोन को जानते हैं। अमेजोन से आप कुछ भी बेच सकते हैं। आपकी एक कोई बहुत अच्छी आर्ट है, आप हो सकता है दुकान ना लगाने में सक्षम हो, या फिर आप केरल का व्यक्ति, कर्नाटक का या फिर दिल्ली का व्यक्ति उसको चाह रहा है, तो आप कैसे भेजेंगे, लेकिन अमेजोन के माध्यम से भेज सकते हैं। तो इस प्रकार से कुछ नई तरीके से जॉब को क्रिएट करना, लोगों का जीवन सुविधाजनक बनाना, या फिर कुछ इस हिसाब से काम करना, उसी को इनोवेशन बोला जाएगा, ठीक है। वो जॉब्स में हो सकता है, खासकर साइंस में हो सकता है, किसी भी प्रकार से होता है, रोजगार में हो सकता है। तो ऐसी मानसिकता को बढ़ावा देना है। ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने के लिए ग्राम पंचायत को अकादमिक उत्कृष्टता के संस्थानों के निकटतम समर्थन, यानी कि जो बड़ी बड़ी संस्थान है जिनके पास कह सकते हैं योग्यता है, समर्थन है, सामर्थ्य है, उनका सहयोग दिलाना, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप जो करना चाह रहे हैं उस फील्ड का आपको गहराई से नॉलेज नहीं होता, नॉलेज के साथ अनुभव की भी जरूरत होती है, तो वो इन संस्थानों के पास होती है, वो उसके माध्यम से गवर्नमेंट प्रोवाइड करने का प्रयास करती है। आगे बढ़ते हैं। अगली योजना है वंदना योजना। देखिए, योजनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ना है कि क्या इसका लाभ है, क्या उद्देश्य है, कुछ विशेष गोल अगर है तो वो है, ठीक है, कब लागू की गई, इन्हीं चीज़ों में से कुछ एक आध चीज़ें पूछी जाती हैं, और कुछ यदि विशेष है तो उसको भी ध्यान देना है। अब यहाँ पे देखिए, तो अगर हम देखें कि ये परीक्षा के दृष्टिकोण से क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि करंट अफेयर्स का भी हिस्सा है। 10 अक्टूबर 2023 से इसको लागू किया गया है। किसमें? वंदना योजना का मतलब ध्यान दीजिएगा, वंदना का मतलब वंदना करना, यानी कि कुछ ये धर्म कर्म से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, इसको जो सांस्कृतिक पौराणिक धार्मिक स्थल है, ऐतिहासिक रूप से जिनका महत्व है, ठीक है, उनमें आप देखेंगे उसके लिए जारी की गई 23-24 के लिए, पहले वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए है। वंदना योजना कब है, कब लॉन्च की गई, ये तो हमने देखा, यही चीज़ें आपको देखना है। अब भाई बात आती है कि वहाँ पे क्या वंदना, क्या ये किस तरह की सुविधा देगी। तो इसके तहत जब भी आप तीर्थ स्थलों पे या पौराणिक स्थल पे, तीर्थ स्थल, पौराणिक स्थल या सांस्कृतिक स्थल, ठीक है, सांस्कृतिक स्थल कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ पे जब जाते हैं तो आप देखें कि बेसिक चीज़ों की कमी होती है ना, पानी की कई बार कमी होती है, कई बार बैठने की कमी होती है, कई बार साफ सफाई की कमी होती है, कई बार आवागमन की कमी होती है, कनेक्टिविटी नहीं होती, आप जाना चाह रहे हैं तो आपको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो उन सारी चीज़ों को ये दूर करेगा, ठीक है। खासकर जो शहरों में है, गाँव में है, उन सारी सुविधाओं को कुल मिला के नागरिक सुविधाओं को प्रदान करने का प्रयास करेगा। अब यहाँ पे देखिए, जिसमें क्या होता है, लाइट हो गया, स्ट्रीट लाइट हो गया, पानी हो गया, जल निकासी हो गई, जो कचरा वगैरह जम जाता है, पानी प्रॉपर नहीं निकलता, शौचालय का निर्माण हो गया, साफ सफाई हो गया, ये सारी व्यवस्था ये करेगा, ठीक है। बाकी सब हमने देख लिया, ताकि वहाँ पे आने वाले लोगों को इसका लाभ मिल सके। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगली योजना है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। क्या है? प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। ध्यान दीजिएगा, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, यहाँ पे मैंने बताया कि पहले स्कीम के नाम पे फोकस कीजिए। कभी भी कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसके नाम पे अवश्य फोकस कीजिए। कारण क्या है कि वहाँ से आधी चीज़ आपकी सॉल्व होगी। जैसे हमने वंदना योजना पे फोकस किया कि भाई एक प्रकार से कि जो महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, पौराणिक स्थल है, ऐतिहासिक स्थल है, उसके लिए हो गया, तो दिमाग में चीज़ें आएंगी आपकी कि भाई ये है। पहली चीज़ तो कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे तो कैसे करेंगे। तो विश्वकर्मा योजना भी इसी प्रकार से है। विश्वकर्मा योजना की अगर हम बात करें तो इसकी पहले लॉन्चिंग डेट देखते हैं। देखिए, इसको लॉन्च कब किया गया? 17 दिसंबर 2023 को। हो सकता है ये आपको एग्जाम में दिख जाए इस तरह की स्कीम, 17 दिसंबर 2023 को। लेकिन
इसकी घोषणा कब की गई ये भी पूछा जाएगा, महत्वपूर्ण है। 77वें स्वतंत्रता दिवस पे, ठीक है, प्रधानमंत्री के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। लॉन्च इसको 17 सितंबर को किया गया, यानी कि लगभग 1 महीने बाद। ये चीज हो गई। मंत्रालय कई बार पूछ लेता है कि भाई फलानी स्कीम को कौन सा मंत्रालय क्रियान्वित कर रहा है या उसका नोडल मंत्रालय कौन है। तो नोडल मंत्रालय की अगर हम बात करें तो इस योजना का नोडल मंत्रालय है सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय, ठीक है। क्या है? सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो इस योजना की टैगलाइन क्या है। इस तरह के प्रश्न आपको बहुतायत एग्जाम में देखने को मिलते हैं कि भाई फलानी योजना का टैगलाइन क्या है, ठीक है। तो टैगलाइन इसकी है कि सम्मान, सामर्थ्य और समृद्धि। याद रखिएगा, जो जो पूछा जा सकता है मैं उन्हीं पॉइंट फोकस कर रहा हूँ, कहानी नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कब लॉन्च की गई, ठीक है, कब इसकी घोषणा की गई, मंत्रालय कौन सा है, टैगलाइन क्या है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अवधि। तो 5 वर्ष के लिए इसकी अवधि है। वित्तीय वर्ष जो 2023-24 से 2027-28 तक, वित्तीय वर्ष 23-24। देखिए 2 चीज पूछ सकता है अवधि में, ये तो पूछेगा कितने साल के लिए है, तो 5 साल के लिए, या फिर पूछ लेगा किस फाइनेंशियल ईयर से किस फाइनेंशियल ईयर तक है। तो 23-24 से है, ठीक है, और यहाँ पे 27-28। अगर 23-24 याद है तो आप आगे 5 साल जोड़ के बहुत आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, जितनी भी एग्जाम अभी होंगे हाल ही में 6 महीने साल भर के अंदर, उन सारे एग्जाम के लिए ये सारी चीजें महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्योंकि करंट का भी तो हिस्सा है ना। करंट अफेयर्स तो पढ़ते हो, स्कीम्स वगैरह आती ही है। अब देखिए लक्ष्य क्या है। लक्ष्य है कि विश्वकर्मा मतलब आपको कुछ डेवलपमेंट के लिए चीजों में सहायता करेगा। अब यहाँ पे कैसे सहायता करेगा? धन देगा ताकि आप अपना बिजनेस स्टेब्लिश कर पाओ, जो भी करना चाह रहे हो। लेकिन आप जब लोन लेने जाते हो, जब भी कोई सहायता होती है तो उसके बदले में वो कुछ गिरवी रखवाता है। बैंक वगैरह आपसे देखते हैं, उसको हम लोग अगर बैंकिंग भाषा में बोले तो क्या बोलते हैं, कोलेट्रल, आपकी जमीन जायदाद के पेपर वगैरह, ठीक है। और उसके लिए आपको विकास के लिए ऋण आदि मिलता है। तो इसमें क्या होगा कि कोलेट्रल फ्री आपको दिया जाएगा, यानी कि आपसे कोई भी दस्तावेज जमा नहीं कराए जाएंगे, आपकी जमीन के पेपर, जायदाद के पेपर या कुछ इस तरह की चीजें। 5% रियायत पर ब्याज दर के साथ ये 1 लाख रुपए तक जो है आपको मिलेगा पहले किस्त में, और 2 लाख रुपए बाद मिलेगा। अब ये स्कीम 2 लाख रुपए बिना किसी कोलेट्रल के मिलना, ये जो आम स्तर, जमीनी स्तर पर गांव विकास में जो काम करना चाह रहे हैं, बहुत बड़ी बात हो जाती है। कोई डेयरी फार्म खोलना है, मतलब ये तो विश्वकर्मा योजना कुछ डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे कि जो कुछ भी करना चाह रहे हैं तो 2-2.5 लाख रुपए पहले, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए आपको देंगे, तो वो एक बड़ी बात हो जाएगी। क्योंकि गांव में प्रॉब्लम ये रहती है, कई बार ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास कोलेट्रल ही नहीं होता। भाई क्या किस चीज़ का पेपर दे, जमीन ज़्यादा नहीं है, उसकी वैल्यू नहीं है, या फिर घर इस तरह से नहीं है, बैंक वाले उसका वैल्यूएशन ही नहीं कर रहे, अगर छोटा सा कच्चा घर उसकी वैल्यूएशन ही नहीं करेंगे, बहुत सारी चीज़ें। तो ऐसी भी स्कीम से, इसके माध्यम से वो लाभ ले सकते हैं। अब ये ऐसी स्कीम है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, नाम भी सुना होगा, इसने अपना टारगेट भी अचीव कर लिया। तो फिर इसको यहाँ पे हमने क्यों रखा? इसको यहाँ रखने का कारण है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है और एग्जाम में पूछी जाती है, और गाँव में पंचायती राज सिस्टम में इसका रोल महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो क्योंकि हमारा पढ़ा अगर परीक्षा में आ जाए तो उससे अच्छी बड़ी बात क्या है। तो प्रयास यही है, स्वच्छ भारत मिशन। देखिए स्वच्छ भारत मिशन के बारे में बता दूं कि स्वच्छ भारत मिशन 2 हिस्सों में चलाया गया था, एक ग्रामीण, एक शहरी। तो ओवरऑल हम स्वच्छ भारत मिशन देखते हैं, उसके बाद ग्रामीण वाले पे फोकस करते हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में इसी तरह से प्रश्न आएंगे। और अन्य एग्जाम के लिए उतना महत्वपूर्ण अब ना रह गया होगा ये, क्योंकि टारगेट वगैरह इसने जो भी था, अभी स्वच्छ भारत मिशन 2 चल रहा है, लेकिन इस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसका उद्देश्य क्या है कि सार्वभौमिक स्वच्छता प्राप्त करना, यानी कि यूनिवर्सल क्लीनिनेस के लिए आगे बढ़ता है, ठीक है। तेजी लाने का प्रयास कि भाई हमारे जो आसपास के परिवेश हैं वो कम से कम स्वच्छ रहें, प्रयास करता है और कुछ हद तक करता भी है, लेकिन पूरी तरह से सफल होना गवर्नमेंट की। देखिए गंदगी जिस तरह से, अगर आपको लगता है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वो साफ सफाई रखे, तो आपकी भी जिम्मेदारी होती है कूड़ा डस्टबिन में ही फेंकें। अगर आप कहीं भी पान खा के थूक दे रहे हैं, कहीं भी गुटखा खा के थूक दे रहे हैं, कहीं भी कुछ भी खा के फेंक दे रहे हैं, तो फिर कैसे देश साफ रह पाएगा? देश क्या आपका घर नहीं साफ रह पाएगा? आप घर में तो चीज़ें अगर फेंकने लगे तो कितनी देर साफ रहेगा, दिन भर, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि ठीक है जो भी है, लेकिन क्लीनिनेस की तरफ इसका एग्जाम्पल है। लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ रही है वो खुले में शौच से मुक्ति रही है, ठीक है। भारत के लोगों की अजीब हैबिट रही है। एक हरियाणा के सीएम थे, एक बार वो यूएसए गए, तो उनके साथ ये प्रॉब्लम थी कि उनको भी खुले में शौच जाने की समस्या थी, ठीक है।
तो अब बात यहाँ पे ये आती है कि देखिए ये हैबिट चेंज करने वाली बात है, स्कीम वगैरह वाली तो ठीक है, तो यहाँ पे नॉलेज चाहिए। वो गए वहाँ पे, उनको भाई उन्होंने जहाँ पे रुके थे फार्म हाउस में, उन्होंने ऐसी व्यवस्था कराई, पेड़ वेड़ सरपत उरपत कुछ थे वहाँ ने पहले उन्होंने व्यवस्था करा रखी थी, उनको प्रॉब्लम होती थी, उनकी आदत ही ऐसी थी। बाद में जब पता चला तो बहुत देश के लिए बात है ना कि कैसा आदमी है कि बाहर ही जा रहा है। तो पूरी एक प्रकार से देखा जाए तो काफ़ी मतलब अब एक अलग ही भाव से इंडिया को देखा जाएगा, क्योंकि आरोप ही ये लगता है, पहले फॉरेनर इसका मजाक उड़ाते थे इंडिया वालों का, ठीक है। तो ये हैबिट एक अपने आप में अलग थी, हालांकि काफ़ी कंट्रोल में है अभी, लेकिन ठीक है। तो इसमें था क्या, इसका प्रारंभ कब हुआ, ध्यान दीजिएगा, 2 अक्टूबर 2014 के साथ ये प्रारंभ हुआ था। डेट इंपॉर्टेंट है, कई बार जब स्कीम पुरानी होती है तो पूछ लेता है कि भैया कब चालू किया गया था, आदमी आगे की बात याद रखेगा, पीछे का भूल जाएगा। तो 2 अक्टूबर 2014 को चालू हुआ था। टारगेट क्या था, लक्ष्य इसका कि 100 मिलियन से अधिक शौचालय का निर्माण करना है। कब तक, 2 अक्टूबर 2019 तक, ठीक है। 100 मिलियन से ज़्यादा शौचालय का निर्माण करना है 2 अक्टूबर 2019 तक। आप देखे होंगे कि गाँव में छोटे छोटे शौचालय बनाने के लिए पैसे आए होंगे, आते तो छोटे ही शौचालय होते हैं, लोग बनवा के कर लेते हैं, या फिर जो बना रहता है उसमें भी अपना नाम लिखा के पैसा पास करा लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी सचिव उचिव बनेंगे तो यही सब काम करेंगे, यही एक्स्ट्रा अर्निंग होती है, इसी से जो है प्रधान स्कॉर्पियो खरीद लेते हैं, बाकी इतना पैसा आता नहीं है प्रधानी में, ठीक है। तो ये क्या होता है कि पैसा आया, उन्होंने बेनिफिशरीज यानी कि जो लाभार्थी थे जिनको जिनको मिलना था, नाम लिखा, पैसा मंगाया, उस हिसाब से हुआ। हालांकि बने नहीं, लेकिन बने भी हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग ईमानदारी से काम करेंगे तो दिखते भी है। अब 150वीं जयंती किसकी थी, महात्मा गांधी की थी, तो उसी में खुले में शौच से मुक्ति, ओडीएफ, ओपन डेफिकेशन फ्री, खुले में शौच से मुक्ति, ठीक है। तो ये था, कहीं कहीं ओडीएफ भी लिखा रहता है तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये भी लक्ष्य था आपका, कब तक, गांधी जी की 150वीं जयंती तक, ठीक है। घोषित किया भी गया, अब ऑलमोस्ट घोषित कर दिया गया है, अब लोग कम दिखते हैं लेकिन कहीं कहीं दिखते हैं, ठीक है। 100% अचीव नहीं है। आगे क्या है, देखिए अभी ओडीएफ हमने अचीव किया, ओडीएफ प्लस की तरफ है। अब ओडीएफ प्लस क्या है, ओडीएफ प्लस मतलब जो स्वच्छ भारत मिशन का आगे का काम है, वो लोगों की हैबिट चेंज करना है, ठीक है। हैबिट चेंज करने का मतलब कि आप भाई अगर आप चाहे जो बोलिए, लेकिन आप कहीं भी कचरा फेंक दे रहे हैं, आप कहीं भी पान खा के थूक दे रहे हैं, ठीक है, कार से चल रहे हैं, ट्रेन से चल रहे हैं, कचरा फेंक दे रहे हैं, तो हैबिट गड़बड़ है आपकी, तो इसको सुधारने की जरूरत है, बस इतना सा इसका उद्देश्य है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण को थोड़ा सा अलग से देख लेते हैं, योजना का उद्देश्य, क्योंकि ग्रामीण, ये तो हमने ओवरऑल स्वच्छ भारत मिशन की बात की, ग्रामीण की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य जीवन स्तर में सुधार करना था। सामान्य जीवन स्तर क्या है, देखिए अगर आप बोलेंगे कि ओडीएफ से क्या हो जाएगा, भाई खुले में शौच से मुक्ति से क्या हो जाएगा, पहली चीज तो आपकी हैबिट बदलेगी, आपकी हेल्थ भी बदलेगी। दूसरी चीज, अगर आप देखेंगे ओडीएफ से तो सिर्फ इतना नहीं था कि खुले में शौच से मुक्ति, ये जल की क्वालिटी, पेयजल सुविधा, साफ सफाई, ओवरऑल अगर साफ सफाई होगी तो सबकी हेल्थ पे प्रभाव पड़ेगा ही। सिर्फ शौचालय तक ही बात नहीं थी, कचरा होता है, पॉलीथीन्स होती हैं, और भी होता है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो हर प्रकार की साफ सफाई बढ़िया होती है। तो साफ सफाई का हेल्थ पे प्रभाव पड़ेगा, जीवन स्तर सुधरेगा, ठीक है। देश में सभी ग्राम पंचायतों द्वारा स्वच्छ भारत मिशन की स्थिति को प्राप्त 2019 तक करना था, ये लक्ष्य है, ठीक है। अब देखिए जागरूकता सृजन करना था, लोगों को जागरूकता हो कि भाई रोड पार्क सब आपके ही हैं, रेलवे आपकी संपत्ति है, कृपया अपना ही समझ के यूज करें, ठीक है, बस अपना सामान समझ के ना ले जाएं। इस प्रकार से हेल्थ के बारे में एजुकेशन देना, ठीक है, हेल्थ अच्छी रखना। खैर मैं तो थोड़ा सा इसमें खुद ही ओवरवेट हूँ तो ज़्यादा ज्ञान नहीं दे पाऊँगा, लेकिन हेल्थ को अच्छा रखना अच्छी बात है, ठीक है, प्रयास होना चाहिए। तो आपका मतलब हेल्थ, बॉडी का जो BMI इंडेक्स होता है, BMI बॉडी मास इंडेक्स, ये आप लोग इंटरनेट के थ्रू अपनी हाइट वेट वगैरह डाल के निकाल सकते हैं। ये बहुत बड़ा एक कारण है कि आजकल लोग बीमार पड़ रहे हैं, ब्लड प्रेशर की शिकायत है, ठीक है, किडनी वगैरह में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो खाना पीना और ये अनहेल्दी हैबिट्स हैं। तो ये क्या करता है, स्वास्थ्य के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में जागरूक करता है, ठीक है। ये मतलब इस तरह की चीज़ें बताता है कि भाई अब यही है ना, ग्रामीण वगैरह में पूछ ले तो ये भी है, तो आपका दिमाग ही नहीं जाएगा कि ये है, क्योंकि स्वच्छता एक प्रकार से सीधे से जुड़ी है। आप सोचिए कि आप मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं, रनिंग पे जा रहे हैं, जॉगिंग पे जा रहे हैं, अब जब आप दौड़ रहे हैं तो आपकी सांस चल रही है, हार्ट बीट तेज हो गई है, सांस एकदम फेफड़ों के अंदर तक खींच रहे हैं। अब पार्टिकुलेट मैटर होते हैं, PM इसको बोलते हैं, 2.5 और 1 तक होते हैं, 1 वाला तो बहुत खतरनाक होता है, ड्राई एस वगैरह। अब वहाँ पे गाड़ी का धुआं उड़ रहा है, धूल उड़ रही है, आप उसमें रनिंग कर रहे हैं,
तो वो सीधे ब्लड में चला जाएगा आपके, ठीक है, इतना बारीक मैटर, और वो फिर आपको रोगी कर देगा, आपको हेल्दी कभी कर ही नहीं पाएगा। वहाँ पे स्मेल आ रही है किसी चीज़ की, खेत के बगल में गंदगी पड़ी है, आप दौड़े पड़े हैं, ठीक है, तो वो स्मेल एकदम अंदर तक जाएगी, आपको बीमार करेगी। मतलब बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, नॉर्मल चीज़ें यहाँ पे समझिएगा। तो हेल्थ के बारे में भी ये शिक्षा देता है। आगे देखिए, पारिस्थितिकीय रूप से सुरक्षित करने के लिए स्थायी स्वच्छता डेवलपमेंट करता है, एनवायरनमेंट को बढ़ावा देता है, ये सारी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का दूसरा चरण 2000 कब, इसका टाइम देखिएगा, दूसरा चरण कब चल रहा है, 2021 से 24-25 के लिए। कब से चल रहा है, मतलब 2021 से 24-25 के लिए चल रहा है। टाइम ध्यान दीजिएगा, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये ड्यूरेशन अभी हम लोग कवर कर रहे हैं, इसी टाइम के तहत है। इसका कारण क्या है भाई, अभी तो एक चलाया गया, तो वही हैबिट्स वगैरह चेंज करना, ठीक है। तो शौच मुक्त स्थिति तो जो हमने लाया है लगभग, इसको बनाए रखना। शौच मुक्त का मतलब है खुले में शौच मुक्त, ऐसा नहीं कि शौच नहीं करना है, खुले में शौच मुक्त स्थिति को हमको बनाए रखना है, ठीक है। लोगों द्वारा सुरक्षित व्यक्तिगत साफ सफाई को बढ़ावा देना, व्यवहार को बढ़िया करना, व्यवहार मतलब साफ सफाई को लेकर जो हमारा बिहेवियर है उसको चेंज करना, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को बढ़ावा देना, ठीक है। जो पॉलीथीन है, जो कचरा है, जो हजार्डस मटेरियल है, बैटरी वगैरह से निकलते हैं, कह सकते हैं मेडिकल वेस्ट हैं, गाँव में तो कम होते हैं लेकिन फिर भी थोड़े बहुत तो होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों को लेकर, व्यवहार को लेकर, बिहेवियर को लेकर, सैनिटरी पैड्स वगैरह को लेकर, सारी चीज़ों में लोगों को जानकारी देना। चरण 2 में अगर पैसा देखा जाए तो 1,40,881 करोड़ रुपए यहाँ पे कुल अनुमानित व्यय है, जो कि आपको पता है 2021 से लेकर 24-25 तक होना है, ठीक है। वित्त पोषण के विभिन्न स्रोत है इसमें, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से यहाँ पे पैसा आना है। 15वें वित्त आयोग की बात करें, जो कि महत्वपूर्ण है, इसने अनुदान में मनरेगा और राजस्व सृजन मॉडल आदि से भी पैसा जुटाया जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, मनरेगा ऐसी योजना है कि जो हर जगह गांव में कनेक्टेड मिलेगी, क्योंकि उसका काम है कि लोगों को रोजगार देना। गांव में रोजगार कौन करेगा, लेबर फोर्स करेगी, तो उनसे गांव के डेवलपमेंट के काम हर कराए ही जाएंगे, तो किसी भी योजना के साथ वो कनेक्ट किया जा सकता है। जनरली ODF प्लस के तहत हम जो परिभाषित देंगे कि ODF प्लस जो हम बात कर रहे थे, ODF के आगे का, यानी कि जो दूसरा चरण चल रहा है, इसमें कैसे हम समझेंगे कि वो ODF प्लस की तहत आता है, ये क्या क्या परिभाषित किया गया है देखेंगे यहाँ पे। तो पहली है कि खुले में शौच से मुक्ति, स्थायित्व की रेगुलर जो स्थिति बनी है वो बनी है, ऐसा नहीं गांव वाले फिर तो नहीं जा रहे, ठीक है। एक वेब सीरीज आई थी, उसका शॉर्ट, जैसे शॉर्ट्स आजकल वायरल होते हैं, ठीक है, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो स्थिति बनाने वाली, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसमें एक होगा कि एक, मैंने पूरा वेब सीरीज तो नहीं देखा लेकिन उसमें शॉर्ट्स में छोटी छोटी क्लिप्स दिखती हैं, उसमें कोई विनोद नाम का कैरेक्टर है, ठीक है। तो वहाँ पे डीएम का अचौक निरीक्षण होता है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऊपर ये सारी जिम्मेदारी रहती है, तो उनका अचौक निरीक्षण होता है। तो एक व्यक्ति विनोद नाम का रहता है, वो बोलता है कि आज निरीक्षण हो रहा है, आज हम खुले में शौच जाएंगे, तो उसको 3 लोग पकड़ के रोकते रहते हैं, ठीक है। तो ऐसी भी स्थिति है। अब वो क्यों होता है क्यों नहीं होता वो उसकी बात है, लेकिन एक बिहेवियर की बात कर रहा हूँ भाई, स्थायित्व उसमें बनना चाहिए। ठोस कचरा प्रबंधन, ठीक है, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है वो व्यवस्थित होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, यानी कि वहीं पे फिर आप एक अचीवमेंट लेने के बाद पीछे नहीं आना चाहिए, ठीक है। तरल कचरा, ये सॉलिड वेस्ट एक ही में आ जाएगा, ठीक है। गाँव में हालांकि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की उतनी प्रॉब्लम नहीं है जितनी कि शहरों में। अब भले नीला डिब्बा और क्या कहते हैं हरा डिब्बा अलग कर दीजिए, लेकिन लोगों की आदत इतनी गड़बड़ है कि सब मिला के ही कचरा देते हैं, ठीक है। पॉलीथीन भी उसी में है, कांच भी उसी में है, सब्जी का छिलका भी अलग है। अरे भाई, अगर अलग अलग करके आप देंगे कचरा, ठीक है, जो सब्जी का कचरा हो गया, जो पेपर हो गए, जो बायोडिग्रेडेबल है, उनको मतलब आप अलग करके देंगे, और जो कांच वगैरह, प्लास्टिक वगैरह, ये सारी चीज़ें मतलब अलग करके देंगे, तो एटलीस्ट जो पॉलीथीन वगैरह है उसको रिसाइकिल किया जाएगा, कांच को रिसाइकिल किया जाएगा, उस कचरे की खाद बनेगी, तो ओवरऑल डेवलपमेंट में काम आएगा, एनर्जी सेव होगी, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन हैबिट ही हम लोग की गड़बड़ है इतनी, ठीक है। प्रत्यक्ष स्वच्छता पे ध्यान दिया जाएगा। अगली स्कीम के बारे में पढ़ते हैं, हमने काफ़ी टाइम दे दिया स्वच्छ भारत मिशन पे। गोबर धन योजना, ठीक है, क्या योजना है, गोबर धन योजना। अब इस योजना का नाम ही क्या है, गोबर धन योजना। देखिए क्या करेगा ये, यहाँ पे गोबर धन योजना SLWM, ये क्या है ध्यान दीजिएगा, सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक
ठीक है। सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का एक अभिन्न हिस्सा है, यानी कि जो सॉलिड लिक्विड वेस्ट करना है, ठीक है, जो भी आता है। अब गाय का गोबर, वो उसको यूटिलाइज करने की बात है। गांव में गाय का गोबर वोबर खराब होता नहीं, उसका यूटिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है, किसी भी तरीके से बेटर यूटिलाइजेशन हो जाएगा। तो उसी से संबंधित गोवर्धन योजना है कि ग्रामीण में जो मवेशी होते हैं इनका कुछ कचरा निकलता है, ठीक है, तो उसको रसोई के अवशिष्ट भी निकलते हैं ना भाई। रसोई में क्या होता है, मतलब देखिए उज्ज्वला योजना के माध्यम से काफ़ी बदलाव तो आया है, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी गांव में अगर जो चूल्हे चौके में जैसे कंडे का उपयोग हो गया और लकड़ी का उपयोग हो गया, वहाँ से भी वेस्ट निकलता है थोड़ा सा, तो उन सबको क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो फसल के अवशेष हो गए, ठीक है, बाजार के कचरे हो गए, जैव अवशिष्ट हो गए, इनको क्या करेंगे, बायोगैस या बायोसैलरी में बदलकर गांव को स्वच्छता में बदलेंगे। हालांकि गांव कभी गोबर से, राख से, कंडे से गंदगी नहीं होती, आप लोग जानते हैं, लेकिन ठीक है, उसका बेटर उपयोग करेंगे, बायोगैस बना लेंगे तो वो खाना बनाने में काम आएगा, ठीक है, और भी अदर काम में ले सकते हैं आप, तो वो बेटर यूटिलाइजेशन है। हालांकि आप लोग जानते हैं कि गाय के कचरे से, आपके घर के कचरे से घूर लगाते हैं लोग गांव में, घूर को भी इस हिसाब से देखिए, गांव के लोग इस मामले में बड़े आगे हैं, शहर वालों से लाख गुना बुद्धिमान हैं। वही से गांव वाले जब शहर में आते हैं तो वो मूर्ख बन जाते हैं। क्यों? वही बिहेवियर चेंज होता है ना। वहाँ पे देखिए वही चीज़ उस घूर में डालते हैं जो उनके खेत में खाद बनेगी, फालतू चीज़ नहीं डालते उसमें। तो फिर वही चीज़ तो आपको, अगर अपने लिए तो सब करते हैं, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए सही करना चाहिए, ठीक है, वही चीज़ शहर वाला आदमी कम समझ पाता है। हालांकि अब जागरूकता आ गई है, लोग ध्यान दे रहे हैं इस चीज़ पे, ऐसा पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता। किसानों और परिवारों को आर्थिक लाभ, संसाधन उपलब्ध कराने में सहयोग करेगा ये, ठीक है। और इसमें यह है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत गोवर्धन परियोजना के निचले स्तर पर बढ़ावा देने के लिए एक ब्लॉक में न्यूनतम 10 परियोजनाएं चलाई जाएंगी। ध्यान दिए आपने कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत एक ब्लॉक में न्यूनतम कितनी योजनाएं चलेंगी, 10 योजनाएं चलेंगी गोवर्धन की, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। चलिए, नंदिनी कृषक समृद्धि योजना, हमको ज़्यादातर योजना गांव के डेवलपमेंट से ही समझ पढ़ना है, उसी से संबंधित है। तो अगला क्रम है नंदिनी कृषक समृद्धि योजना। देखिए, अब नंदिनी की अगर बात कर रहे हैं तो बहुत लोग समझ गए होंगे कि भाई गायों की बात हो रही है, मतलब पशुओं की बात हो रही है। नंदिनी गाय से जोड़ा जाता है, ठीक है, बहुत फेमस कैरेक्टर था, आप देखे होंगे, अपने सीरियल वगैरह पहले आते थे उनमें देखा होगा। तो मवेशियों की नस्ल में सुधार हेतु और दूध उत्पादन बढ़ाने हेतु ये लाया गया है। ये तो नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, इसमें ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। नंदिनी किससे संबंधित योजना, क्यों? देखिए वैसे तो आप रट भी लेंगे, लेकिन थोड़ा सा कनेक्शन डेवलपमेंट करेंगे तो एग्जाम में जब प्रश्न आपके सामने आएगा तो उसको सॉल्व करने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो नंदिनी समृद्धि योजना जानवरों से संबंधित है, मवेशियों से। मूल रूप से सुधार किसमें कर रहा है? दूध में, ठीक है, नस्लों में, ठीक है। जब नस्ल सुधरेगी तो दूध की क्वालिटी में भी चेंज आएगा। योजना के पहले चरण में सरकार क्या करेगी? 25 दुधारू गायों की 35 इकाइयां स्थापित करेगी, मतलब 25-25 करके 35 इकाई यूनिट से तैयार करेगी। प्रत्येक यूनिट में कितनी गाय रहेंगी? 25, ठीक है। कितनी इकाइयां होंगी? मतलब 25 कैटल्स होंगे, गाय होंगी, और कितनी यूनिट होंगी? 25-25 की 35 इकाइयां पहले चरण में स्थापित करेगी, ठीक है। और सब्सिडी भी प्रदान करेगी, सब्सिडी प्रदान करेगी, सब्सिडी मतलब छूट देगी उनमें। सब्सिडी 3 चरणों में दी जाएगी। गायों की खरीदी पर, जब खरीदेंगे उसमें छूट मिलेगी आपको। उनके संरक्षण और उनके रख रखाव के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। प्रारंभिक चरण में ये योजना प्रदेश के 10 मंडलों में, मुख्यालयों में कहाँ कहाँ दी जा रही है, ये महत्वपूर्ण है। पहली चीज़ तो समझ लीजिए कि नंदिनी योजना क्यों है? गायों की नस्लों के सुधार के लिए और दूध में क्वालिटी यानी दूध में सुधार के लिए, ठीक है। 25-25 करके 1 यूनिट होगी, इस तरह से 35 यूनिट बनाई जाएगी। किन किन जिलों में है? मुख्यालयों में 10 मंडल हैं, ठीक है। कौन कौन से? अयोध्या है, ठीक है, 10 मंडल में अयोध्या, उनके मुख्यालय में तो वही जिला हो गया। अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, झांसी, मेरठ, आगरा, बरेली में दी जाएगी। इसका नाम आप लोग नोट कर लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। खेत सुरक्षा योजना, छोटी सी स्कीम थी, लगा कि इसको डाल देते हैं। जुलाई 2023 से है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शीघ्र इस योजना को शुरू करने की घोषणा की गई है, ठीक है, जुलाई 2023 में। इस योजना के तहत खेतों में मेड़ों पर जानवरों से सुरक्षा के लिए सोलर फेंसिंग की जाएगी, ठीक है। सोलर फेंसिंग आप लोग जान रहे होंगे, एक झटका मशीन लग रही है ना, इसको आप लोगों ने सुना होगा। मतलब गांव में जो मवेशी ज़्यादा घूमते हैं तो
कई बार उस खेत का नुकसान कर देते हैं, तो वो सोलर के माध्यम से उसमें थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी दौड़ती है, ताकि जानवर को 1-2 बार झटका लग जाता है, वैसे मरते तो नहीं है क्योंकि उनकी बॉडी बहुत बड़ी होती, तो वो उसके बाद उधर जाना छोड़ देते हैं और ये काम भी करता है। तो इसी के लिए है, बस इस योजना का नाम याद रखिएगा, खेत सुरक्षा योजना। क्या है? खेत सुरक्षा योजना। भले ही छोटी सी है लेकिन महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आ सकती है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आप इसको रख सकते हैं। ठीक है, आप लोगों ने गांव में झटका मशीन उसको बोलते हैं शायद, क्या बोलते हैं, जो भी है। क्या की जाएगी? सोलर फेंसिंग की जाएगी। सोलर फेंसिंग से कंफ्यूज मत होइएगा। सोलर के माध्यम से, बैटरी के माध्यम से उसमें थोड़ा सा करंट दौड़ाया जाएगा। ठीक है, एसी करंट दौड़ाया जाएगा झटका लगने के लिए। मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना, इसका प्रारंभ अगर हम देखें तो 17 जून 2023 को किया गया। कब किया गया? 17 जून 2023 को। सभी उद्यमी मित्र राज्य में निवेश की संभावनाओं को आगे बढ़ाएंगे। इसमें क्या है कि इन्वेस्टमेंट, किसी भी राज्य के डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। किसी भी राज्य के डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। आप देखोगे कि यूपी और बिहार को आप अगर ले लो, ठीक है, यूपी बिहार को ले लो, तो आप एक चीज पाओगे, अगर साउथ के राज्यों से तुलना करो या फिर पश्चिम में दिल्ली मुंबई से भी तुलना करो, ठीक है, तो आप देखोगे कि एक बड़ा अंतर जो है गुजरात वगैरह से तुलना करो कि वहाँ पे इंडस्ट्रीज ज़्यादा है। इंडस्ट्रीज कैसे ज़्यादा हैं? वो इंडस्ट्री तो आपके भी राज्य में आ सकती थी, आपके भी तो शहर में आ सकती थी, क्यों नहीं खोला? उनको तो सस्ते लेबर्स मिल जाएंगे। तो कुछ लोग बोलेंगे भाई दिल्ली मुंबई बड़े शहर हैं, तो ऐसी बात नहीं, कुछ और भी शहर हैं, इंदौर वगैरह हैं, और आप देखेंगे साउथ में भी डेवलपमेंट हुआ। बात यह है कि जो इन्वेस्टमेंट होता है उसको वहाँ पे लायक माहौल मिलना चाहिए। ठीक है, वो माहौल उपलब्ध नहीं हो पाता। उसको बिजली चाहिए, उसको रोड अच्छी चाहिए, ठीक है, उसको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, कच्चा माल मंगाए भेज सके, उसको सिक्योरिटी चाहिए, कोई आके कट्टा दिखा के उसे फिरौती न मांगने लगे, ठीक है, सस्ता लेबर चाहिए, टैक्स में छूट चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसे मिलेंगी? आप इन्वेस्टमेंट लाएंगे। यूपी बिहार में तो सच्चाई है कि गवर्नमेंट जॉब्स की ही लोग तैयारी करते रहते हैं, प्राइवेट सेक्टर में ध्यान देते ही नहीं। प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं है कि आप बिजनेस कीजिए, नौकरी वहाँ पे भी मिलती है, ठीक है, बहुत लोग, ज़्यादातर देश ऐसे चल रहा है, और उसको जब अच्छे से करेंगे तो अच्छे से मिलेगी। तो बात यही आती है कि भाई ये इस पे सरकार ध्यान दे रही है। ठीक है, स्कीम पे आते हैं। 17 जून 2023 को प्रारंभ किया गया। इसके तहत क्या किया जाएगा कि राज्य में निवेश की संभावनाओं को, इन्वेस्टमेंट, ताकि बड़ी बड़ी कंपनियां आए और इन्वेस्टमेंट करें, उसकी संभावनाओं को बढ़ाया जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अपने आप पक्ष को पकड़ लेंगे। हालांकि उद्यमी मित्र का मतलब ये है कि इन्वेस्टमेंट यानी कि उद्यम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। प्रत्येक माह और प्रत्येक वर्ष में कार्यों का इसमें मूल्यांकन भी किया जाएगा, महीने में और साल में। जो उद्यमी मित्र 3 वर्ष के सफलता कार्यक्रम को पूरा करेगा, यदि वह नौकरी का इच्छुक है, तो उसे शासन के विभिन्न विभागों में अवसर प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो इस स्कीम के तहत 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा, उसके लायक माहौल होगा, और उस एक प्रोग्राम चलाया जाएगा। उस प्रोग्राम में जो भी पार्टिसिपेट करेंगे उद्यमी मित्र में, ठीक है, तो उसके तहत उनको 3 वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाएगा। उसके बाद अगर वो लगातार काम करते हैं तो उनको रोजगार भी देने का प्रयास किया जाएगा। अगली स्कीम है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्कीम है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना। ठीक है, इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का। ठीक है, अब इसको हम लोग देखते हैं। इसमें देखिएगा समय, अब हालांकि ये स्कीम काफ़ी पुरानी है, लेकिन इसको बदल के नए तौर पे प्रस्तुत किया गया है। 6 जून 2023 को खरीफ, ठीक है, 6 जून 2023 को खरीफ, यहाँ से 2023 से 2025-26 तक, मतलब 23 से 25-26 तक, रबी तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को पुनर्गठित मौसम आधारित पर लागू किया गया है, प्रदेश में बढ़ाया गया है। ठीक है, स्वीकृति प्रदान की गई है। कुल मिलाकर 25-26 तक स्वीकृति प्रदान की गई, 23 से, रबी और खरीफ की फसलों के लिए। अन्य तथ्य इसमें क्या है, भारत सरकार के दिशा निर्देशों के हिसाब से काम होगा। भारत सरकार लिखा होने का तात्पर्य क्या है? उत्तर प्रदेश के सरकार के दिशा निर्देश नहीं लागू होंगे, भारत सरकार के होंगे। प्रदेश के सभी जिलों में, किन जिलों में अगर पूछा जाए, सभी जिलों में, जितने भी जिले हैं वहाँ पे ये लागू है। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए, लाभ की अगर हम बात करें तो योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं, मतलब जो खेती है, खेती का बीमा दे रहा है भाई, तो अगर खेती में किसी प्राकृतिक आपदा, रोग या किसी कारण से
उसमें प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि प्राकृतिक आपदाओं, रोग, कृमियों से फसल की जो क्षति होती है उसमें बीमा कवर करेगा, यानी कि उसमें वित्तीय सहायता की बात करेगा। बीमा पॉलिसी यही होती है ना, बीमा किस चीज़ का होता है? वित्तीय कवर होता है कि भाई मुआवजा मिलेगा, नुकसान हो जाएगा। फसलें कौन कौन सी हैं, ध्यान दीजिएगा, फसलें इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें पूछ लेगा। केला, मिर्च, पान, हरी मटर, टमाटर, शिमला मिर्च और आम। क्या है? केला, मिर्च, पान, हरी मटर, शिमला मिर्च, ठीक है, टमाटर और आम। अब यहाँ पे देखिएगा बीमा कवर के बारे में देख लेते हैं, यहाँ से भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। कम व अधिक वर्षा की स्थिति में, तापमान गड़बड़ होने की स्थिति में, तेज हवा, आर्द्रता आदि से संभावित क्षति अगर होती है, ठीक है, फसल उत्पादक कृषकों को बीमा कवर के रूप में वित्तीय सहायता भाई दी जाएगी। फसल की बीमित धनराशि फसल की उत्पादन लागत के अनुरूप होगी, यानी कि जो प्रोडक्शन आपका लग रहा है अनुमान होगा उसी के हिसाब से बीमा मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि कुछ होने की आशा है नहीं, आप कवर लेने चले गए, मतलब कि आपने मेहनत किया है और खेत तैयार है, नहीं ऐसी स्थिति में इन सारे कारणों से हो पाता तो आपको बीमा कवर मिलेगा, ठीक है। फसलें वास्तविक प्रीमियम दर पर बीमित की जाएंगी। कृषकों द्वारा वहन किए जाने वाले प्रीमियम के अंश से अधिक व फसल वास्तविक प्रीमियम दर के अंदर धनराशि के अनुमान होगा। देखिए जो प्रीमियम होगा उसमें केंद्र और राज्य सरकार वहन करेगी, ठीक है, मतलब जो बोला जाएगा कि इतना मिलेगा तो उतना मिलेगा, जो अनुमान किया जाएगा, वास्तविक अनुमानित राशि दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं, मेन पॉइंट पे थोड़ा फोकस करें, ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो मुद्दे से भटक जाएंगे। अगला है ग्रामीण पेयजल संपूर्ति योजना। अब यहाँ पे देखिएगा 1974 से पूर्व ग्रामीण क्षेत्रों में जो पेयजल के संबंधित योजनाएं थी उसका क्रियान्वयन केंद्र सरकार करती थी, ठीक है, और उसी को इस स्कीम के तौर पे चलाया जा रहा था। देखिए ग्रामीण स्तरों में पेयजल की शहरों में और गांवों में पेयजल की अलग अलग समस्या है। शहरों में मेन समस्या शुद्ध जल की है, देखिए सारी बातें नहीं हो रहा, मतलब सब जगह ये समस्या नहीं। गांव में जल की उपलब्धता को लेकर पहले थी, अभी नहीं। पहले क्या, गांव में जो पानी की क्वालिटी होती थी अच्छी होती थी, अभी भी, अब तो थोड़ा थोड़ा स्वाद वहाँ का बिगड़ने लगा है। तो वहाँ पे संसाधन नहीं हुआ करते थे, नल तालाब हुआ करते थे, कुएं 10 परिवार में एक हुआ करते थे, इस तरह से दिक्कत थी। लेकिन अब सरकार की हर घर जल योजना के तहत पाइप के माध्यम से ग्रेविटी मतलब पानी ऊपर रहेगा, नीचे पानी अपने आप गिरेगा, फिर उसके माध्यम से फोर्स से घरों में जाएगा, पाइपलाइन के माध्यम से पानी पहुंचाने की योजना चला रही है, ठीक है। तो वो क्या होता है कि गांव में भी अब सोर्स गंदे हो रहे हैं या फिर कई बार सबको पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता, तो उसके माध्यम से अब जल जाएगा, ठीक है। तो इस योजना के बारे में पहले देखते हैं, ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना 1974 से। अब यहाँ से समझिएगा ये किसकी योजना है, किसके द्वारा वित्त पोषित की जा रही है, तो केंद्र सरकार के द्वारा वित्त पोषित की जा रही है। किसके द्वारा वित्त पोषित की जा रही है, तो केंद्र सरकार के द्वारा। वर्तमान में वित्त राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंदर ग्रामीण पेयजल आपूर्ति भारत सरकार और राज्य सरकार, देखिएगा वित्त पोषण, देखिए राज्य सरकार चला रही है, वित्त पोषण केंद्र सरकार कर रही है, लेकिन कितने का कर रही है, 50% का। 50% राज्य सरकार अपना कर रही है, केंद्र सरकार उसमें 50% वित्त पोषण कर रही है। अब देखिए मेन तो बात यही होती है ना कि जनरली योजनाओं में यही होता ही है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम हो, कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम लागू तो कर देती है, लेकिन वो सर्टेन अमाउंट ऑफ पैसा देती है, बाकी कुछ पैसा आपको स्टेट गवर्नमेंट को कई बार लगाना होता है। कुछ स्पेशल कैटेगरी वाले स्टेट में उनको पैसा कम लगाना रहता है, कई बार फुल्ली फंडेड भी स्कीम्स होती हैं। मंत्रालय की अगर हम बात करें तो जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना को समाहित करते हुए जल जीवन मिशन का प्रारंभ इसके तहत किया गया है, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना, ठीक है, इंपॉर्टेंट स्कीम है, इसको ध्यान दीजिएगा। इसकी स्वीकृति कब की गई, इसकी स्वीकृति की गई 12 मई 2023 को, ठीक है, उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल के द्वारा। अब पर्यटन विकास का मतलब ही है कि डेवलपमेंट करेंगे किसका, टूरिज्म का, ठीक है। यूपी का टूरिज्म काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, काफ़ी अच्छा भी है, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में टूरिस्ट आते हैं, तो डेवलपमेंट यहाँ से एक अच्छी खासी आय होती है। तो इस पे काम सरकार और भी कर रही है। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है कि प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक सार्वजनिक महत्वपूर्ण स्थल का चयन किया जाएगा और पर्यटन की संभावनाओं के हिसाब से उसको डेवलप किया जाएगा। इस स्कीम की जो सबसे महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में ऐसे स्थलों को चिन्हित किया जाएगा, जिले वाइज नहीं है, विधानसभा क्षेत्र के आधार पर है। प्रश्नों में यही गलती होती है,
प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के इस आधार पर एक क्षेत्र को चिन्हित किया जाएगा और उसके आधार पर वहां पे डेवलपमेंट किया जाएगा। ठीक है, ये चीज महत्वपूर्ण है। कार्य क्षेत्र है तो आपको पता ही होगा कि चिन्हित जो स्थान होंगे उन्हीं के स्थानों पे पर्यटन सेवा प्रदाताओं को आकर्षित करना, चयनित पर्यटकों को, श्रद्धालुओं को या जिस प्रकार का है वहां पे सुविधाएं उपलब्ध कराना। चलिए, ये सब कॉमन चीजें हैं जो फैक्ट एग्जाम के लायक रहते हैं वो वहां पे होते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम बुनकर विद्युत फ्लैट रेट योजना, बहुत सी स्कीम है, कंफ्यूज मत होइएगा। महत्वपूर्ण स्कीम्स को मैं लगभग कवर कर दिया हूं, बाकी उसके लिए बुक्स को आप थोड़ा सा एक बार बुक को जरूर देख लीजिएगा। अनुमोदन इसको 5 अप्रैल 2023 को, देखिए क्या लिखा है, 2023 को करना है। लाभ क्या है इसका भाई, इस योजना के अंतर्गत 5 किलोवाट, ध्यान दीजिएगा, 5 किलोवाट तक विद्युत कनेक्शन को बनाए रखना है और बुनकरों को इसके माध्यम से कम रेट पर मासिक रूप से बिजली उपलब्ध कराना है। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और योजना के तहत 5 किलोवाट तक के नगरीय विद्युत कनेक्शन इनको दिए जाएंगे। तो याद रखना कि 5 किलोवाट, ठीक है, और उसके साथ 400 से 300 रुपये प्रतिमाह पावरलूम बिजली बिल लिया जाएगा, जो कि बहुत बड़ा एक डिस्काउंट है एक प्रकार से देखा जाए। गौर एक सेकंड, चलिए, उत्तर प्रदेश, इसकी अगर हम बात करें बुनकरों के लिए जो सब्सिडी योजना है, इसकी मंजूरी 28 जनवरी 2023 को दी गई। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा इसकी बात करें हम, माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा इस सीक्वेंस बिगड़ गया है, इसको बाद में कवर करेंगे। ठीक है, एक जिला एक खेल योजना, ये देखते हैं, इसको बाद में कवर करेंगे अगली स्लाइड में। एक जिला एक खेल योजना, इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक जिले में एक खेल जो वहाँ पे लोकप्रिय होगा, जो वहाँ पे ज़्यादा खेला जाता होगा, उसका डेवलपमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो वर्ष 2022 में उत्तर प्रदेश ने एक जिला एक खेल योजना को बढ़ावा दिया। ठीक है, और इसके तहत यहाँ पे कुछ जिले हैं, यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे पहले कुछ खेल और थे, बाद में परिवर्तित करेगा। लेटेस्ट डेटा है किस जिले से किस खेल को बढ़ावा दिया जाएगा। मथुरा से अब क्या दिया जाएगा, कुश्ती दिया जाएगा, पहले बदल दिया गया, आपको डेटा ऑनलाइन मिल जाएगा, किताब में भी डेटा है। ठीक है, पहले यहाँ से जूडो था। बलिया से, अंबेडकर नगर, कानपुर और कानपुर देहात और फतेहपुर से पहले बैडमिंटन था, उसके बाद अब एथलेटिक्स बैडमिंटन को बढ़ावा दे दिया गया। उसके बाद देखेंगे श्रावस्ती से, तो बैडमिंटन के स्थान पर कबड्डी को बढ़ावा दिया गया, एक जिला एक खेल के योजना के तहत। झांसी, गोड्डा और लखीमपुर खीरी से देखेंगे तो पहले बैडमिंटन को बढ़ावा दिया जाता था, अब यहाँ से हॉकी को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ के साथ बहराइच से अगर आप देखें तो बैडमिंटन के स्थान पर किसको बढ़ावा दिया गया है, किस स्कीम को शामिल किया गया एक जिला एक खेल में, आप कर रहा है क्या है, ठीक है, फुटबॉल को बढ़ावा दिया गया है। चलिए, इसी के साथ अगर हॉकी वगैरह को देखेंगे तो कौन से जिले में किसको बढ़ावा दिया है, तो हॉकी कहाँ कहाँ है, प्रतापगढ़, मऊ, बरेली, लखनऊ, ये डेटा है कुछ बुक्स में, आप इसको देख लीजिएगा। इस बुक्स में आप देख लीजिएगा, फर्रुखाबाद, मुरादाबाद, बलरामपुर, इटावा, यहाँ से क्या है, हॉकी है। टेबल टेनिस कहाँ पे है, ठीक है, आगरा, कानपुर में है। बैडमिंटन अलीगढ़ और गौतम बुद्ध नगर, पीछे भी हमने डेटा देखा, उसको इंक्लूड कर लीजिएगा। ठीक है, वेट लिफ्टिंग कहाँ से है, मिर्जापुर, बिजनौर, यानी कि यहाँ के लोग ज़्यादा मजबूत होते हैं। ठीक है, बॉक्सिंग बुलंदशहर और कुशीनगर, तीरंदाज सोनभद्र और ललितपुर, फुटबॉल हाथरस, तैराकी पीलीभीत, शूटिंग बांदा, कबड्डी कन्नौज, लॉन टेनिस प्रयागराज। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ ये सेशन हम कंप्लीट करते हैं। आप लोग से मिलेंगे, एक सेशन इसके बाद और होगा, कोशिश करेंगे, अगर कंप्लीट हो जाता नहीं होगा तो एक आध क्लास और लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।